बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे मेमोरी के बारे में। ये क्लास और इससे आने वाली आगे 2 या 3 क्लासें ऐसी होंगी जिसमें मेमोरी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एक एक लेक्चर मैंने सिमिलर टू द मेमोरी आपसे ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें एड्रेस बस और जो रैम जो है उसका आपस में एक लिंक मैंने इस्टेब्लिश किया था और आप लोगों से काफ़ी तफसील से डिस्कशन हुई थी। तो डेफिनेटली वो वाला पार्ट दोबारा मैं रिपीट नहीं करूँगा, वो तो स्किप्ड होगा इसमें से। लेकिन ये है कि ये जो मेमोरी के बारे में जो चीज़ें मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा, ये आपका बैकग्राउंड बिल्ड होगा और फिर आपको इसी बैकग्राउंड के साथ कैश मेमोरी और फिर उससे आगे डिटेल हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेमोरी हमारे पास सबसे पहले देखिए, मेमोरी हमारे पास 2 तरह की होती है। एक होती है इंटरनल मेमोरी, एक होती है एक्सटर्नल मेमोरी। तो इंटरनल मेमोरी वो मेमोरी जो सीपीयू का जो सीपीयू जो है वो यूज़ करता है, उसे आप इंटरनल मेमोरी कह सकते हैं। जैसे प्रोसेसर के अंदर रजिस्टर्स होते हैं, यानी प्रोसेसर यूज़ करता है। मेन मेमोरी है, कैश मेमोरी है, तो ये सारी हमारे पास इंटरनल मेमोरी होती है। और एक्सटर्नल मेमोरी क्या होती है? ऑप्टिकल डिस्क होगी, मैग्नेटिक डिस्क होगी, टेप्स होगी, ये हमारे पास एक्सटर्नल मेमोरी में आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी मेमोरी की कैपेसिटी, कि मेमोरी को किस तरह से आप उसकी कैपेसिटी को चेक करते हैं। तो मेमोरी को चेक करने की, यानी मेमोरी का जो साइज़ आप लेते हैं वो 2 तरह से लेते हैं। एक होता है वर्ड साइज़ और नंबर ऑफ वर्ड्स, यानी इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं मेमोरी, कितने वर्ड्स मैं अपनी मेमोरी में स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है? तो जो वर्ड है, सबसे पहले ये देखें कि वर्ड जो है ये एक लॉजिकल टर्म है। ऐसा नहीं है कि फिजिकली कोई मेमोरी आपकी वर्ड्स में डिवाइड होती है। इट्स अ लॉजिकल बाइंडिंग, कि किस तरह से आप अपनी मेमोरी को व्यू करते हैं, कैसे आप मेमोरी को व्यू करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वर्ड्स जो होते हैं वो बाइट्स में भी रिप्रेजेंट होते हैं, जिसमें 1 बिट की 1 बाइट होती है। ठीक है? तो वर्ड जो है वो 2 बाइट यानी 16 बिट्स का भी हो सकता है, 16 बाइट का भी हो सकता है, सॉरी 16 बिट का भी हो सकता है, यानी 2 बाइट्स का। तो वर्ड आपका 32 बाइट सॉरी 4 बाइट्स का भी हो सकता है, यानी 32 बिट्स का। तो इसी तरह जो वर्ड है, इसका जो साइज़ है वो वेरी करता है, कि वर्ड आप कितना, यानी आपके सीपीयू में वर्ड, नॉर्मली जो वर्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि नंबर ऑफ बिट्स प्रोसेस्ड बाय योर सीपीयू इन वन गो, ये कॉन्सेप्ट वर्ड का रेफर होता है। लेकिन जो वर्ड का जो साइज़ है वो कहीं पे भी कांस्टेंट नहीं है। कुछ आर्किटेक्चर्स के अंदर 8 बिट्स को यूज़ करके आप एक वर्ड को आप यानी 1 बाइट से आप रिप्रेजेंट करते हैं, कभी वर्ड को आप 2 बाइट से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज़ द लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये ऐसा नहीं है कि सीपीयू के अंदर कोई वर्ड्स को हम प्रॉपर मेमोरी को डिवाइड करते हैं। इट्स अ लॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके ऊपर मज़ीद इंशाल्लाह जब कैश मेमोरी में मैं पूरा मेमोरी का आर्किटेक्चर बनाऊँगा, वहाँ पे आप लोगों से डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट हमारे पास है, जैसे देखिए हमारे पास 4K इंटू 16 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? तो 16 का मतलब ये है कि 16 का मतलब क्या हुआ कि 16 बिट का हमारे पास एक वर्ड है और टोटल मेमोरी कितनी है? 4K। 4K हमारे पास टोटल लोकेशंस है और हर लोकेशन पे जो लोकेशन का साइज़ है वो 16 बिट यानी 2 बाइट है। तो टोटल कितनी मेमोरी आपके पास होगी? यानी ये देखिए मेमोरी की ऑर्गेनाइजेशन हो रही है यहाँ पे। आप लॉजिकली मेमोरी को डिवाइड कर रहे हैं, 2 कभी 2 बाइट्स में आपने डिवाइड कर दिया मेमोरी को, कभी 1 बाइट में डिवाइड कर दिया। दिस इज़ अ लॉजिकल डिवीजन। तो अगर आपके सामने एक सिंपल सा एक न्यूमेरिकल है, अगर देखें आपके पास 16, हर एक लोकेशन जो है वो आपके पास रैम के अंदर वो है, उसकी लेंथ है 16 बिट्स और 4K यानी 4000 आपके पास लोकेशंस हैं। तो टोटल कितनी मेमोरी होगी आपके पास? आप सिंपल 4K को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतनी बिट्स आपके पास मेमोरी के अंदर पड़ी हुई है। तो अगर मैं ये कहूँ कि आपके पास 8 बिट्स हैं तो 4K को आप 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं कहूँ कि ये हमारे पास 32 बिट्स हैं तो 4K को आप 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतनी मेमोरी हमारे पास, इतनी बिट्स हमारे पास मेमोरी में पड़ी हुई हैं। हमारे पास मेमोरी में यूनिट ऑफ ट्रांसफर एक कॉन्सेप्ट होता है। व्हाट इज मेंट बाय द यूनिट ऑफ ट्रांसफर? इंटरनल जो आपके पास मेमोरी होती है, जो इंटरनल मेमोरी होती है आपके पास, जो मेमोरी हमारे पास इंटरनल होती है, जिसमें हमारे पास है वर्ड साइज है, यानी इंटरनल मेमोरी में जब भी आपकी जो ट्रांसफर होता है डेटा, वो वर्ड साइज पे बेस करता है कि कितना वर्ड साइज है। जितना ज़्यादा वर्ड साइज होगा उतना ज़्यादा यूनिट ऑफ ट्रांसफर आपका उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाएगा। यानी वर्ड साइज अगर सपोज 8 है, इसका मतलब है कि
बिट्स जो है वो 8 ट्रांसफर हो रही है विद इन CPU। अगर वर्ड साइज आपका 16 है तो इसका मतलब है 2 बाइट्स ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास विद इन द CPU जब डेटा ट्रांसफर होता है वर्ड साइज में ट्रांसफर होता है, लेकिन जो एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं जैसे हार्ड डिस्क है या मैग्नेटिक टेप है, तो वहाँ पे तो वर्ड साइज में अगर डेटा सेंड करेंगे बहुत टाइम लगेगा, तो वहाँ पे आप ब्लॉक्स में डेटा को सेंड करते हैं। तो ये हमारे पास है यूनिट ऑफ ट्रांसफर। फिर हमारे पास मेमोरी को एक्सेस करने के कुछ मेथड्स हैं। सबसे यानी आज का लेक्चर आपका आसान है, मुश्किल नहीं है। सबसे पहला आपके पास है सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल क्या होता है? सीक्वेंशियल ये है कि जिस सीक्वेंस में आपने डेटा रखा हुआ है उसी सीक्वेंस में आप उसे एक्सेस कर सकते हैं, वो सीक्वेंस आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपने नोट किया होगा कि पुराने टाइम पे हमारे पास एक वो थी कैसेट होती थी। अगर आप नाते वगैरह सुन रहे हैं या कुरान की तिलावत सुन रहे हैं तो हमारे पास टेप्स होती थी। वो टेप्स हम जब अपनी वो लगाते थे उसमें टेप के अंदर वो क्या थी, मैग्नेटिक टेप होती थी। वो प्रॉपर उसके लिए स्टीरियो या जो भी वो होता है वो उसमें डालते थे और वो चलाते थे। तो अगर आप सपोज तिलावत मतलब है सूरह रहमान सुनना चाहते हैं तो आप अभी सबसे जो है ना वो पहले पारे पे हैं और आप सूरह रहमान तक जाना चाहते हैं, तो आपको सारी जो अगर आप फास्ट फॉरवर्ड फॉरवर्ड भी करेंगे तो सारी टेप आपको एक दूसरी तरफ लोकेशन पे लेके जानी पड़ेगी। यानी उस लोकेशन पे जाने के लिए जो आखिर में है और आप स्टार्ट में हैं तो वो टेप सारी घुमा के वो सारी घुमा के उस रील को एक तरफ आपको बिल्ड करना। दिस इज द सीक्वेंशियल एक्सेस कि आपको एक्सेस करनी पड़ेगी, दरमियान में जितनी भी वो रिकॉर्डिंग है वो सारी आपको एक्सेस करनी पड़ेगी, इवन दो यू आर नॉट लिसनिंग टू दैट, लेकिन आपको वो उसको एक दफ़ा रिट्रीव ज़रूर करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एज सीक्वेंशियल। आप सीक्वेंस में एक्सेस करेंगे, पहले 1 फिर 2 फिर 3। तो डायरेक्ट क्या होती है, डायरेक्ट रैंडम एक्सेस क्या होती है? रैंडम को पहले देख लें। रैंडम ये होता है कि आप किसी भी आप उसको मतलब जगह से आप लेके देखते हैं। जैसे आप इसी रोम में अगर देखें डिफरेंट वीडियो फाइल्स पड़ी हुई हैं, तो आप रैंडमली किसी फाइल पे भी क्लिक करेंगे तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। तो ये होती है रैंडम एक्सेस। तो तीसरी जो टाइप है वो हमारे पास एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव एक्सेस क्या होती है? एसोसिएटिव एक्सेस ये है कि आप कोई की डिफाइन करते हैं। जैसे आपके पास डेटाबेस में आपने नोट किया होगा कि प्राइमरी की होती है और वो आप जैसे ही लिखते हैं प्राइमरी की से वो रिकॉर्ड आप एक्सेस करते हैं। जैसे आपका रोल नंबर हो गया, आईडी कार्ड हो गया, क्यूरीज लिखते हैं सिलेक्ट स्टडी फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 1। तो वो ये बेसिकली एसोसिएटिव एक्सेस होता है। और सबसे आखिर में है डायरेक्ट एक्सेस। डायरेक्ट एक्सेस क्या होता है कि ये मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था कि विदाउट इन्वॉल्विंग प्रोसेसर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जो है वो हमारे पास एक अलग से एक सेपरेट एक यूँ समझ लें कि एक प्रोसेसर की तरह की इक्विपमेंट है, या उसके अंदर वो समझ लें प्रोसेसर की तरह का एक चिप है कि वो क्या करता है कि मेमोरी को एक्सेस करता है विदाउट इन्वॉल्विंग प्रोसेसर। ठीक है। ये मैंने आप लोगों से जब इंटरप्ट हम डिस्कस कर रहे थे शायद वहाँ पे तफसील से आप लोगों को बताया था। फिजिकल टाइप्स हमारे पास मेमोरी के अंदर होती हैं, सेमीकंडक्टर होती हैं, मैग्नेटिक टाइप मेमोरीज होती हैं और ऑप्टिकल मेमोरीज होती हैं। आज लेक्चर थोड़ा सा आज की क्लास थोड़ी सी थ्योरेटिकल है, लेकिन क्या करें कंप्यूटर आर्किटेक्चर में थ्योरी जो है वो उसका पार्ट है। कोशिश मेरी यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको इंटरेस्टिंग बनाया जाए, डिफरेंट न्यूमेरिकल्स डाल के और बाकी रेफरेंसेस मोर जो सब्जेक्ट्स हैं उनको कंबाइन करके कोशिश की जाए इसको बेहतर करने की। लेकिन इवन स्टिल इट इज़ अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, तो थोड़ा सा ड्राई भी हो जाता है समटाइम्स, लेकिन हमारे कंटेंट हैं कोर्स के तो वी नीड टू वेंट थ्रू दिस। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर बेसिकली एक मटेरियल है, तो बेसिकली ये उसकी बात हो रही है कि उस मटेरियल से बनी हुई जो आपके पास मेमोरी है उसकी बात हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास रैम है, डी रैम है, प्रोग्रामेबल रोम है। ये सारी टाइप्स हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इन कमिंग क्लासेस, लेकिन फॉर नाउ आप देख लें प्रोग्रामेबल रोम, रीड ओनली मेमोरी, जिसमें आप प्रोग्राम करके आप उसमें कुछ चीज़ डाल देते हैं, तो जैसे ही क्या होता है कि आप दोबारा फिर प्रोग्राम चेंज करके कोई और आप उसमें यानी दफ़ा सॉरी वो अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। प्रोग्रामेबल मेमोरी क्या है? आपने प्रोग्राम बना के आपने उसमें डाल दिया, वो जब भी चलेगी तो फिर उसके बाद वो जो भी प्रोग्राम आपने उसमें डाला होगा वो उस हिसाब से फिर वो चलेगी। जैसे आपकी सिस्टम की बायोस होती है तो वो प्रोग्रामेबल रोम है, तो उसको आप इरेजेबल कह सकते हैं अगर आप उस बायोस को दोबारा से आप रीराइट कर सकें या उसमें कुछ मजीद कोई चीज़ ऐड कर सकें।
ठीक है। इसी तरह हमारे पास होती है रीड ओनली मेमोरी होती है, जिसको आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट। इसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रिकली अरेजेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये जितनी भी टाइप्स हैं इनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इन कमिंग क्लासेस। ये सारी टाइप्स जितनी भी हैं, ये आपकी एक प्रॉपर क्लास है, एक सेपरेट क्लास है जिसमें सारी ये रैम मेमोरी की टाइप्स मैं डिस्कस करूंगा। सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होता है, ये सारी चीजें, यानी सेमीकंडक्टर मटेरियल कैसे बनता है, क्या होता है, बड़ी तफसील इसकी आगे रैम के अंदर मैंने एक पूरा टॉपिक आता है। तो दूसरी टाइप हमारे पास है मैग्नेटिक। मैग्नेटिक कौन सी है, जैसे डिस्क हो गई, टेप्स हो गई, यानी आपके पास मैग्नेटाइज मटेरियल्स होते हैं, उसको यूज करके आप उसमें वो डेटा अपना स्टोर कर देते हैं। जैसे डिस्क होगी, टेप होगी। डिस्क में क्या होता है, मैग्नेटाइज मटेरियल ही होते हैं ना, जो आपकी डिस्क के अंदर पड़े होते हैं, जो सीडी रोम वगैरह होती है। डिस्क, सॉरी सॉरी, ये डिस्क की बात हो रही है, जो आपके पास हार्ड डिस्क होती है। तो इसमें मैग्नेटाइज मटेरियल आपके पास जो मैग्नेट्स होते हैं, जो उसमें यानी 1 और 0, जहाँ पे मैग्नेट जो है वो चार्ज होगा उसको 1 कह देंगे, जहाँ पे चार्ज नहीं 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर करते हैं। तो फिर हमारे पास है ऑप्टिकल। ऑप्टिकल में क्या है कि जैसे सीडी रोम है, डीवीडी है, इसमें आप डेटा स्टोर करते हैं, तो आपके पास ऑप्टिकल में। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर मेमोरी। जैसे डीके, डीके यानी देखिए कुछ मेमोरीज हमारी इस तरह की होती हैं जो साला साल आपके पास जो है वो पड़ी रहती हैं, कुछ नहीं होता, जैसे डिस्क होगी, सीडी रोम होगी। इसी तरह हमारे पास वॉलेटिलिटी की बेस पे भी हमारे पास जो मेमोरी की कैरेक्टरिस्टिक, जैसे हमारे पास रैम है, ये वॉलेटाइल है कि जब तक आपके पास वो उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई मिलती रहेगी, वो चलती रहेगी, जब उसको सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी तो फिनिश हो जाएगी। तो जबकि हार्ड डिस्क में ऐसा नहीं होता, हार्ड डिस्क जो है वो नॉन वोलेटाइल है, इसमें आपका डेटा रिटेन करने की सलाहियत होती है। फिर रेजेबल मेमोरी होती है, उसका भी राइट कर सकते हैं। फिर पावर कंजम्पशन की बेस पे भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है मेमोरी की, पावर कंज्यूम करती है। नेक्स्ट आपके पास है जी परफॉर्मेंस। तो मेमोरी की जो परफॉर्मेंस है वो आप चेक करते हैं किस तरह, बेस्ड ऑन द एक्सेस टाइम। तो एक्सेस टाइम क्या होता है, यानी मेमोरी की जो परफॉर्मेंस चेक करने के ना 2-3 तरीके होते हैं। पहला एक्सेस टाइम है, फिर मेमोरी साइकिल टाइम है, फिर ट्रांसफर रेट है। इन 3 चीज़ों की बेस पे मेमोरी की परफॉर्मेंस डिसाइड होती है। तो सबसे पहले एक्सेस टाइम में आता है, क्या होता है एक्सेस टाइम में, जैसे फर्ज करें आपने क्या किया है, टाइम टेकन बाय मेमोरी टू कंप्लीट रीड राइट ऑपरेशन ऑन एन एड्रेस, कि कितना टाइम लगा है मेमोरी को, कितना टाइम लगा है कि जब एक रीड ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया है तो कितनी देर के बाद डेटा आपका रीड हुआ है, इसे कहते हैं एक्सेस टाइम। कितनी देर के बाद मेमोरी में डेटा आपने रीड किया है, प्रोसेसर ने कहा कि आई वांट टू रीड दिस इंस्ट्रक्शन और डेटा फ्रॉम द मेमोरी, तो वो डेटा जब उसने लोड किया एड्रेस बस में, कितनी देर में रीड होके वो वाला जो है वो सारा डेटा वापस आया, तो उसे कहते हैं एक्सेस टाइम, यानी प्रोसेसर के पास वापस आया, उसे कहते हैं एक्सेस टाइम। दूसरा आपके पास है मेमोरी साइकिल टाइम। तो साइकिल टाइम क्या है, साइकिल टाइम मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये वो टाइम है जो कि आपका सीपीयू इज डूइंग नथिंग। जब वो डेटा जा रहा है, जब उसने एड्रेस बस में लोड कर दिया है कि मुझे ये डेटा चाहिए, तो और वो डेटा अभी लोड होके आ रहा है, एट दैट टाइम दैट इज कॉल्ड एज अ साइकिल टाइम। कितनी देर तक प्रोसेसर को वो वेट करना पड़ा, कितनी देर तक वो नेक्स्ट अपना जो था ना वो एक्सेस स्टार्ट नहीं कर पाया, यानी पहले उसने एक रिक्वेस्ट की एक्सेस करके लेके आओ, जब तक वो डेटा नहीं आएगा तब तक तो प्रोसेसर फारिग बैठा हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड एज मेमोरी साइकिल टाइम। कितना टाइम उसको लग रहा है, यानी उस टाइम में जिसमें प्रोसेसर जो है वो इफ द प्रोसेसर इज डूइंग नथिंग और वो जा रहा है और वापस लेके आ रहा है डेटा को, दिस इज कॉल्ड एज साइकिल टाइम। क्योंकि अभी तो हमारे पास ऐसा है कि मल्टीटास्किंग है और डिफरेंट हमारे पास प्रोसेसर की जो है वो टेक्निक्स हैं जिनमें यूज करके हम अ, एक ही टास्क एक ही टाइम पे प्रोसेसर जो है मल्टीपल टास्क एग्जीक्यूट कर रहा होता है। और उस केस में तो डेफिनेटली वो किसी और टास्क को प्रोसेसर अपना टाइम दे देगा। डेफिनेटली आई एग्री विद यू। लेकिन जो एक्सेस टाइम है, यानी जब उससे रिक्वेस्ट जनरेट कर दी कि मुझे ये डेटा या इंस्ट्रक्शन चाहिए और वो मेमोरी में जा रही है डेटा और इंस्ट्रक्शन, और उसको वापस आने में जो टाइम लग रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द साइकिल टाइम। यानी एक्सेस भी कह सकते हैं, एक्सेस टाइम जिसे कहते हैं कितनी देर में एक्सेस हुआ, और साइकिल टाइम सीपीयू के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगा, साइकिल टाइम। और एक्सेस टाइम किस तरह होगा कि जितनी देर में डेटा मेमोरी में से आ रहा है। ठीक है।
अगर सीपीयू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइकिल टाइम, कितनी टाइम में डेटा आया। और मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि कितनी देर में डेटा आपको मेमोरी ने डेटा दिया। तो ट्रांसफर रेट क्या है कि किस रेट पे आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी बिट्स पर जो ट्रांसफर है उसको आप देख लें, कितनी बिट्स आप ट्रांसफर करते हैं तो ये ट्रांसफर रेट बन जाता है। नेक्स्ट आपके पास है, नेक्स्ट आपके पास तो है जी मेमोरी की हिरारकी। मेमोरी की जो अगर हिरारकी देखें तो कुछ इस तरह से बनती है, ये हमारे पास मेमोरी की हिरारकी है। तो यहाँ पे आप चेक करें तो ये इस तरह से है कि सबसे पहले हम यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये हमारे पास, बल्कि स्टार्ट टॉप से करते हैं। सबसे पहले जो टॉप में हमारे पास मेमोरी है वो है स्मॉल इन साइज, जैसे प्रोसेसर के अंदर जो रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, ये बहुत फास्ट होते हैं लेकिन बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं, फास्ट भी होते हैं और एक्सपेंसिव भी होते हैं। फिर हमारे पास स्मॉल साइज, यानी जो स्मॉल साइज कैपेसिटी थोड़ी सी इससे बड़ी होती है, जिसे हम कहते हैं इमीडिएट टर्म। तो इसमें कौन कौन सी आती हैं, प्रोसेसर के अंदर कैश मेमोरी आ जाती है, ये भी बहुत फास्ट होती है लेकिन ये भी एक्सपेंसिव होती है। तो याद रखिएगा कि ये बात आपने याद रखनी है कि जो प्रोसेसर के रजिस्टर्स हैं और जो कैश मेमोरी है, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। प्रोसेसर के रजिस्टर ऐसे हैं जब तक प्रोसेसर के साथ आपने इनको बनाया हुआ है, जबकि कैश मेमोरी इज सेपरेट कंपोनेंट। अभी जब कैश मेमोरी हम डिस्कस करेंगे तो इसका जो फिजिकल जो स्ट्रक्चर है, किस जगह पे लोकेटेड होती है, तो इंशाल्लाह वो भी हम डिस्कस करेंगे। मीडियम साइज जो होती है हमारे पास फिर मेमोरी, जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ठीक है जी, फास्ट होती है और इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती, और ये वेरी शॉर्ट टर्म के लिए होती है, ठीक हो गया जी। फिर हमारे पास होती है स्मॉल साइज लार्ज कैपेसिटी, पावर ऑफ शॉर्ट टर्म, जैसे फ्लैश है, यूएसबी मेमोरी है, तो स्लोअर भी होती हैं और सस्ती भी होती हैं। तो आप इनमें डेटा स्टोर करके कुछ देर के लिए आप इनको रिटेन कर सकते हैं डेटा को। फिर होती है हमारे पास लार्ज साइज, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है, तो पावर ऑफ मिड टर्म, जैसे आपके पास हार्ड ड्राइव्स हैं, स्लो होती हैं, बहुत ज़्यादा सस्ती होती हैं, तो यानी अगर पावर ना भी मिले ने तो ये अपनी डेटा को रिटेन कर सकती हैं। वैसे वैसे मैं आपको बताऊं कि ये दिस इज द एकेडमिक जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन ये एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिस्कस कर रहा है आपसे, यानी एकेडमिकली मे बी कि वो कि ये कह रहा हो कि 5 साल तक अगर आपने सीपीयू को ऑन नहीं किया तो डेटा आपका रिटेन रहेगा। ये तो आप ये कहेंगे 5 साल तो कितने ज़्यादा होते हैं। वैसे मैंने जो खुद इसके ऊपर रिसर्च की थी वो ये थी कि 10 साल तक भी अगर आप सिस्टम को अगर आप ऑन ना करें, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो हार्ड डिस्क है वो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है ना, और डेटा आपका जो स्टोर है वो मैग्नेटाइज मटेरियल है, तो मैग्नेट की शक्ल में वो स्टोर है। तो जब उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं मिलती तो जो मैग्नेटाइज मटेरियल्स हैं दे डिके, और फिर वो उसमें जो भी डेटा आपका लॉस हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि आप अपने सिस्टम को अगर आप यूज़ नहीं कर रहे ओवर द लॉन्ग रन, एंड इफ यू वांट टू प्रिवेंट योर स्टोरेज, तो आप लाजमी उसको 3 महीने बाद, 4 महीने बाद एक दफ़ा लाजमी आप उसे ऑन करें, ताकि उसकी हार्ड डिस्क जो है वो मैग्नेटाइज रहे, चार्ज रहे। अच्छा, लेकिन ये होता है कि नॉर्मली 7 साल 8 साल डिफरेंट जो लोग हैं अपने अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, शेयर करते रहते हैं। तो जो मैंने देखा था लास्ट टाइम उसमें ये था कि डिफरेंट यूजर्स ने, किसी ने कहा जी मेरा 3 साल बाद हार्ड डिस्क जो है वो मैंने रखने की तो खराब हो गई, उसमें डेटा सारा लॉस हो गया। कुछ लोग कहते हैं 10 साल लगते हैं, कुछ लोग कहते हैं 8 साल लगते हैं। लेकिन ये है कि मिड टर्म ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, आप कह रहे होंगे जी मैं 2 दिन तक सिस्टम ऑन नहीं किया, मेरा डेटा तो पड़ा हुआ है, मेरे पास तो पहले सेमेस्टर का भी रिजल्ट पड़ा हुआ है, पहले सेमेस्टर का भी मेरे पास सॉफ्टवेयर और डेटा पड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली दैट इज देयर। लेकिन ये इनके पॉइंट ऑफ व्यू से पावर ऑफ शॉर्ट टर्म मिड टर्म की बात जो होती है। फिर लार्ज साइज होती हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे टेप ड्राइव्स, ये जो है ना टेप ड्राइव जो हार्ड ड्राइव इनमें फर्क है बहुत। टेप ड्राइव्स जो हैं वो मैग्नेटिक टेप की शक्ल में बाकायदा वो डेटा स्टोर होता है आपका, तो वो बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए होता है, बहुत लंबे अरसे के लिए आप उसे स्टोर कर सकते हैं। आप देखें जो कैसेटें होती हैं पुराने टाइम में थी, आपके टाइम पे शायद होंगी, 90s में भी थी, 96 98 2000 तक रही हैं, इवन 2000 के बाद भी रही हैं। तो अगर आपके पास पुरानी कैसेट कोई पड़ी हुई हो, कोई भी कैसेट हो, तो आप उसको आज भी लगा के देखेंगे तो उसमें सारा जो भी स्टोरेज आपकी पड़ी हुई है वो आज भी आप उसको देख सकते हैं। मेरे पास एक टेप थी वो 2003 में रिकॉर्डिंग उसकी हुई है और अभी भी मेरे पास पड़ी हुई है। वो पुराने वीसीआर के ऊपर लगा के जो देखते थे,
यानी देखिए कितना लंबा उसका टाइम है स्टोरेज का, वो पड़ी हुई है बस, ठीक है, कोई इशू नहीं, बस उसमें सारा डेटा जो भी है वो स्टोर है। तो ये बहुत लंबे अरसे के लिए आप इसमें डेटा को स्टोर कर सकते हैं, पावर ऑफ लॉन्ग टर्म। ये देख लें यहाँ पे, ये इसकी एक और डायमेंशन उसको दिखाया गया है, उसी चीज़ को दिखाया गया है। ये बेसिकली चीज़ है ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझने वाली, वो ये है कि ये लेवल 1 मेमोरी है जो बिल्कुल आपके पास से प्रोसेसर के बहुत ज़्यादा क्लोज होती है। फिर लेवल 2 मेमोरी आपके पास आती है थोड़ा दूर। जैसे जैसे आप प्रोसेसर से दूर हो रहे हैं तो मेमोरी दूर होती जा रही है, तो आप ये नोट करें इसकी कॉस्ट में कमी होती जा रही है, ठीक है। तो कॉस्ट क्या हो रही है, कॉस्ट कम होती जा रही है। लेकिन जैसे जैसे आप यहाँ से अप जा रहे हैं, यू आर गोइंग अप नियर द प्रोसेसर, तो उसकी कॉस्ट जो है वो मेमोरी की बढ़ती जा रही है, ठीक है। जैसे जैसे डिस्टेंस डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, कॉस्ट कम होती जा रही है। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है तो कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है, यानी डिस्टेंस डिक्रीज होता जा रहा है प्रोसेसर के साथ मेमोरी का, तो कॉस्ट भी, यानी कैश मेमोरी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, रजिस्टर बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, रैम इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती, हार्ड डिस्क उससे कम एक्सपेंसिव है, और उसके बाद सबसे आखिर में जो मैग्नेटिक टेप्स होती हैं तो बहुत ही सस्ती। तो कैश मेमोरी बेसिकली क्या होती है, कैश मेमोरी ये होती है कि ये एक फास्ट मेमोरी है जो आप किधर होती है, फास्ट मेमोरी सिट्स बिटवीन द नॉर्मल मेन मेमोरी एंड सीपीयू। सीपीयू और मेन मेमोरी के दरमियान में इसको रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि सीपीयू जो है वो डायरेक्टली अगर मेमोरी को एक्सेस करेगा तो इट नीड टू वेस्ट लॉट ऑफ साइकिल्स, यानी सीपीयू का जो साइकिल टाइम है बहुत ज़्यादा लगेगा। तो साइकिल टाइम क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम ये करते हैं कि एक छोटा सा बैंक मेमोरी का प्रोसेसर के साथ लगा देते हैं। तो उससे एडवांटेज क्या होता है कि व्हेन एवर प्रोसेसर नीड्स डेटा, इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द मेन मेमोरी, प्रोसेसर कैन गेट दैट डेटा इमीडिएटली फ्रॉम दैट बैंक दैट इज लोकेटेड नियर टू द प्रोसेसर, ठीक है। तो बेसिकली वहां से फिर वो डेटा को गेट कर लेता है। तो इससे थोड़ा सा क्या होता है कि आपकी जो मेमोरी एक्सेस का जो टाइम है वो कम लगता है, टाइम फिर भी लगता है लेकिन कम टाइम लगता है। अच्छा, तो हम क्या करते हैं कैश मेमोरी में, ये हमारे पास एज्यूम करें, ये हमारे पास प्रोसेसर है, ये हमारे पास रैम है, ये दरमियान में कैश मेमोरी का बैंक आप लगा देते हैं। तो प्रोसेसर इतनी दूर नहीं जाता, बल्कि यहाँ से डायरेक्ट डेटा आपका फैच कर लेता है जब भी उसे जरूरत हो। नेक्स्ट हमारे पास है, ये देख लें, ये यहाँ पे फिगर आ गई, ये सीपीयू आ गया, देख लें, ये कैश मेमोरी आ गई, ठीक हो गया, और ये मेन मेमोरी आ गई। तो कैश मेमोरी में से डेटा आता है कैशे में, सॉरी मेन मेमोरी में से डेटा आता है कैश मेमोरी में, और कैश मेमोरी में जब डेटा होगा तो प्रोसेसर डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है इसे कैश मेमोरी में से, ठीक हो गया जी। ये हमारे पास देख लें, ये हमारे पास 3 तरह के कैशेज होते हैं, एक होता है लेवल 1 कैशे, फिर लेवल 2 कैशे, फिर लेवल 3 कैशे, और फिर मेन मेमोरी। तो 3 लेवल के कैशेज हमारे पास होते हैं। तो यहाँ पे आप देख लें कि जो सबसे लेवल 1 कैशे सबसे फास्ट है, और उसके बाद ये ज़रा लेस फास्ट होता है, थोड़ा दूर हो रहा है ना, तो लेवल 3 कैशे उससे भी लेस फास्ट है, और सबसे आखिर में जो मेन मेमोरी है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है, ठीक हो गया जी। बेसिकली कैश में किस तरह काम होता है, कैश मेमोरी कैसे काम करता है, वो थ्योरी है जो पीछे बनी हुई है, वो इसी की थ्योरी है जो यहाँ मैं आगे आपको दिखा रहा हूँ स्लाइड। ये कैश मेमोरी में क्या होता है कि रिसीव्स एड्रेस फ्रॉम सीपीयू, ठीक है जी। तो क्या करता है जी, जो आपकी कैश मेमोरी है वो सीपीयू से एड्रेस को रिसीव करता है। अगर वो ब्लॉक जो वो रिक्वेस्ट कर रहा है अगर वो कैश में है, यस, फिर तो उस ब्लॉक को या उस डेटा को जो रिक्वायर होता है वो उसको लेता है और सीपीयू को डिलीवर कर देता है और ख़त्म होगी बात, ठीक है ना। यानी सीपीयू ने कहा मुझे डेटा चाहिए, 1 2 डेटा चाहिए, उस डेटा का नाम है ए, और वो डेटा ऑलरेडी कैश मेमोरी में पड़ा हुआ है, तो कैश मेमोरी में से ही डेटा ट्रांसफ़र होगा सीपीयू को और ख़त्म। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर वो डेटा जो सीपीयू को रिक्वायर है वो कैश मेमोरी में नहीं है, तब क्या होगा, तब ये होगा, तब आपका जो कैश है वो क्या करेगा, मेमोरी में से उस रिक्वायर्ड डेटा को लोड करेगा, ठीक है।
तो सीपीयू ने कहा मुझे डेटा चाहिए, अगर तो कैश मेमोरी में डेटा था उसको वापस कर दिया हमने, अगर कैश मेमोरी में नहीं था तो फिर वो डेटा लोड होता है कहाँ से, मेन मेमोरी में से। ठीक हो गया। तो कैसे होता है कि जब मेन मेमोरी में जाएगा तो वहां से जाके वो लोड करेगा मेन मेमोरी को कैशे लाइन में, सही है। और फिर क्या करेगा, वहां से डेटा जो है कैशे से फिर डिलीवर हो जाएगा टू द प्रोसेसर और फिर यहाँ पे आके डन। ठीक हो गया जी। ये बेसिकली फ्लो चार्ट की शक्ल में जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारी वही चीज़ है जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, सिर्फ लिखी हुई है, लिखी हुई भी है, अगर किसी को समझ ना आए यहाँ से पढ़ लें। तो ये हमारे पास है जी आज की क्लास। ये क्लास, इससे अगली क्लास इंशाल्लाह ज़्यादा इस तरह से ट्राई नहीं होगी, और उसमें कुछ मैं न्यूमेरिकल वगैरह लगाऊंगा, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह कोशिश मेरी ये है कि इसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए। लेकिन ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं कि जो ऐसे ही हैं, बस वो उनको करना पड़ता है, जैसे भी हैं उनको चलाना पड़ता है। अभी तक तो मैंने जितनी भी कोशिश की है कि आर्किटेक्चर के अंदर डिफरेंट न्यूमेरिकल्स इंक्लूड किए और बहुत सारी चीज़ें ऐसी शामिल की, ड्रैग करके उनको मैं ले गया हूँ इसके अंदर, ताकि एक अच्छा सा मैंने, तो इंशाल्लाह कमिंग क्लासेस इस तरह से नहीं होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। उनमें मैं मैथ भी साथ थोड़ा सा लगाऊंगा, कुछ और चीज़ें भी एसोसिएट करके, तो एक इंटरेस्टिंग सा उसको बनाएंगे। लेकिन ये चीज़ ऐसी है जो बस इसी तरह है, यू हैव टू डू दिस। तो आज की क्लास ये इधर ही हम खत्म करते हैं। थैंक यू।